साथियों, विमर्श की इस कड़ी में अत्यंत प्रसन्नता की बात है, हमारे विमर्श टीम के अनन्य साथी श्री अरुण जी पटेल आज हैं और एक लंबा अनुभव आध्यात्मिक साधना का आप श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस मेडिटेशन से नामक संस्था से जुड़े हुए हैं और एक कहा जाए आज के समय में विश्व में जो संस्था सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है ध्यान के लिए, सामान्य गृहस्थों के लिए एक आसान सी ध्यान प्रणाली जिससे मानव दिव्य मानव में रूपांतरित हो सकता है, उस साधना विधि से आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, आप रिसेप्टर भी हैं, तो जानते हैं आपसे आज के दौर में आध्यात्मिकता, युवा वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्मिकता के प्रचार में आने वाली कठिनाइयों के विषय में साथी तो अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रदर अरुण पटेल जी से हम चाहेंगे कि वो कुछ टिप्पणी करें। सबसे पहली बात तो ये कि अध्यात्म हमारा एक लाइफ का वे ऑफ लाइफ है और ये आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन काल से आध्यात्मिकता हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमें अध्यात्म की तरफ रुझान तब आता है जब हम कई चीज़ों को एक साथ देखते समझते हैं और तब हमें पता चलता है जो हमारा जीवन है उसका क्या उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य की तलाश के लिए लोग आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं। जहाँ तक चर्चा किया जाए कि ग्रामीण परिवेश और शहरों में रहने वाले व्यक्तियों में आध्यात्मिकता के बारे में जो जागरूकता है वो देखने को ये मिलता है कि आध्यात्मिकता पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है, ये अनुभव की बात होती है। और सहज मार्ग कहता है आप आइए और यहाँ अनुभव करिए, आध्यात्मिकता को आप अनुभव करिए और उसे अपने जीवन में निरंतर उसको बनाए रखिए। अब जैसे कि प्राचीन काल में लोग कहते थे कि जब आदमी वानप्रस्थ में जाता है तब वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है, लेकिन आज सहज मार्ग कहता है कि एक गृहस्थ होते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। सहज मार्ग के सिस्टम में प्राणाहुति के द्वारा हम लोग एक ध्यान का कार्यक्रम करते हैं और ये 3 दिन की एक सिटिंग होती है। प्रशिक्षक द्वारा हमारे गुरु की कृपा से प्रशिक्षक से देते हैं। 3 दिन की सिटिंग के बाद आप सामान्य रूप से अपने घर पे रहते हुए आप इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोई और प्रश्न? अरुण जी, सहज मार्ग का एक अपना इतिहास है। आदि गुरु लाला जी से शुरू हुई ये परंपरा, या हम कहें और पीछे जाएं तो फिर तो ये प्राचीन पौराणिक काल में जाती है। राजा दशरथ से कुछ और पीछे की पीढ़ियों में तक ये सामान्य थी। उसके बाद ये कला विलुप्त हो गई, ध्यान का ये पद्धति विलुप्त हो गई और फिर लाला जी महाराज ने इसको अपने प्रयासों से खोजा। बाबूजी महाराज ने इसे और जो है आगे बढ़ाया, एक संस्थागत स्वरूप दिया ताकि एक सामान्य गृहस्थ भी इस संत परंपरा का अनुसरण करके आगे बढ़ सके। फिर चार्य जी महाराज ने इसको और प्रयास करके विश्व में प्रचारित किया। अभी वर्तमान में ग्लोबल गाइड दाजी कमलेश जी पटेल जी इसमें लगातार और नई चीजें, नए आयाम जोड़ रहे हैं। और एक जागृत संस्था की विशेषता भी ये कही जाती है कि वहाँ हमेशा एक गुरु होता है मार्गदर्शन के लिए, और वो
श्लोक पूरी तरह से याद नहीं आ रहा कि एक साथ 3 चीजें जो है वो बहुत मुश्किल होती हैं। शायद जीवित गुरु का होना, उसी समय में आपका होना और आपकी रुचि भी होना जो है, तो ऐसे संस्था के आप अनुयायी। और विगत 4-5 वर्षों में विश्व में तमाम उथल पुथल, और इस दौर में खासकर कोविड का दौर जब आया, इसमें टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में प्रभाव दिखाया। तो आध्यात्म की इस पद्धति में भी, प्रिसेप्टर के रोल में भी, रिमोट सीटिंग, और मतलब एक बिल्कुल ही नितांत व्यक्तिगत कर दिया गया साधना को। और फिर अब सामान्य वातावरण होते हुए हम सामान्यता की ओर लौट रहे हैं। और अभी प्रेजेंट मास्टर का जो जोर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रकृति की ओर है। कान्हा शांतिवरम एक उसका उदाहरण बना। एक निर्जन को जो है कितना हरा भरा, और मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी तुलना साहित्यिक करें कि प्रलय से पहले की स्थिति, प्रलय होने के बाद फिर एक नई सृष्टि का निर्माण, तो वो सारे बीज, वो सारी अच्छी चीजें उस छोटे से स्थान में फिर से एक निर्जन में चिड़ियों की चहचहाहट गुंजायमान कर देना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि दिखती है। साथ साथ तमाम युवा जुड़ रहे हैं, और नए छोटे बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे तेज हो, आगे के समय के सापेक्ष मानवता के रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसको लेकर के, पेरेंटिंग को लेकर के तमाम नई चीजें आई हैं। इनके बारे में कुछ विस्तार से आप बताने की कृपा करें। कमलेश भाई पटेल जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं, इनके निर्देशन में कोविड के दौरान ही ना कहिए, उसके पहले ही शायद उन्हें ऐसा पता था, रिमोट सीटिंग हम लोगों ने देना शुरू किया। और शायद तब उस समय हम लोगों को लगता था इसकी ज़रूरत क्या है, प्रशिक्षक हैं, हर जगह प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, फिर रिमोट सीटिंग की ज़रूरत क्या है। और जब कोविड आया तो उस समय लगा कि मतलब रिमोट सीटिंग का क्या महत्व है। इसमें यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति ऑनलाइन, एक हमारा प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो अपना क्वेरी डालता है, उनको रिमोट सीटिंग चाहिए, प्रशिक्षक के द्वारा इंडिविजुअल सीटिंग चाहिए, तो उसको समय प्रोवाइड किया जाता है और कोई ना कोई प्रशिक्षक उनको अटेंड करता है और उनका ध्यान करवाता है। आधे घंटे का समय हम लोग लेते हैं, और ये जैसे आमने सामने बैठ करके जो सीटिंग होती है, जो ध्यान होता है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी होती है। बस ये है कि वो जो दूरी है वो देखने में ज़्यादा है, लेकिन हम लोग एक समझ में ये आता है कि एक ही सामने बैठे हुए हैं और वो हम उनको ध्यान करवा रहे हैं। दूसरा चीज़, बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, और शुरू से ही हम लोगों के वहाँ कार्य इसके बहुत पहले से ही शुरू हुआ था। हम लोग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को लिया जाता है ऐसे राइटिंग के थ्रू, और इसके अलावा हमारा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता है जिसमें उनके बौद्धिक विकास के लिए कुछ कार्य किया जाता है, उनको याद करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। उससे ध्यान, वैसे भी ध्यान जो है वो आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को खास तौर पे जो बच्चे आजकल तैयारियां कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ध्यान बहुत अच्छा होता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि ध्यान कब शुरू करें। सामान्य रूप से कोई भी बच्चा एक सामान्य तरीके से ध्यान शुरू कर सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण में आकर के ध्यान लेने के लिए उसका एक एज लिमिट है 14 साल। जब वो प्रॉपरली वो ध्यान करेगा, उसके पहले बच्चों के लिए अलग से ध्यान करवाए जाते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये बाइंडेशन है कि 14 साल की उम्र वो कंप्लीट करे और फिर वो रेगुलर ध्यान करे।
उसके पहले कुछ ध्यान करवाए जाते हैं, तो उसमें सामान्य रूप से उनको बैठना बताया जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने की क्रिया बताई जाती है। अब आजकल एक चीज़ और इसमें आया, पहले हम लोग केवल ध्यान पे जोर देते थे, अब योगा भी जुड़ा हुआ है। योगा करके फिर आप ध्यान करें। तो योगा में कुछ ऐसे चेयर सिटिंग हैं या हल्के फुल्के योगा के कुछ कार्यक्रम हैं जिनको करवाया जाता है। और इसके लिए एक रिसर्च विंग भी हमारे यहाँ है, जो हार्टफुलनेस रिसर्च विंग के है। तो वो भी इसमें कई मॉड्यूल्स बना रखे हैं कि कैसे कैसे बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। और सामान्य अगर हम देखें कि कोई करना चाहता है, सीखना चाहता है या अनुभव करना चाहिए, ये ध्यान हमारे यहाँ कहा जाता है ये आपके अनुभव की बात है। आप आइए, बैठिए साथ में और उसे अनुभव करिए। कुछ दिनों के लिए आप रेगुलरिटी इसमें बनाए रखिए, उसके बाद आपको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है तो कंटिन्यू कर जाइए। यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करते ध्यान के लिए। तो सीधा सा है कि माउथ टू माउथ ये बात फैलती है और एक दूसरे से ये बातें लोगों तक पहुँच जाती हैं और वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये अब तो मेरे ख्याल से दुनिया के हर कोने तक हार्टफुलनेस है, लोग जुड़े हुए हैं। ग्रुप मेडिटेशन होता है, उसके लिए सेंटर्स बने हैं, गोरखपुर में भी हमारा सेंटर्स है। इसके अलावा छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ भी सेंटर्स, छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ भी आप संडे सत्संग होता है, वहाँ इकट्ठे आकर के लोग बैठ करके ध्यान करते हैं। ग्रुप सत्संग के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि कोई चीज़ कई लोग बैठ करके एक ही बात पे चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ग्रुप सत्संग का फायदा ये भी आता है, देखने को मिलता है। और ये बहुआयामी है, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ हैं, आपको आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए आपको घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना क्या है, आप में योग्यता क्या होनी चाहिए, वो है आपकी इच्छा। सबसे बड़ी योग्यता वही है, अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा, एज लिमिट छोटा सा है कि 14 साल की उम्र होनी चाहिए प्रॉपर उसको करने के लिए। और अधिकतम एज की कोई सीमा नहीं है, जब तक आपका लाइफ है तब तक आप इसे कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कार्य हैं, वॉलंटियर्स वर्क हैं जो समाज में, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है। वो सारे कार्य यहाँ पे वॉलंटियरशिप के रूप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ये फैमिली बनती है। सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि हम लोग एक परिवार बना रहे हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ रुझान रखते हैं। सारे लोगों का एक फैमिलियर टर्म आता है। इस तरह ये कार्यक्रम लगभग हर जिले में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया में ये कार्यक्रम एक साथ चलता है। तो हमारे यहाँ और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ऐसे राइटिंग को ले लीजिए, तो ये स्कूल में हम लोग ऐसे राइटिंग करवाते हैं। इसका इवैल्यूएशन भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाता है और फिर उसके लिए प्राइज हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। सारे कार्यक्रम, अभी जस्ट हम लोगों ने एक कार्यक्रम हृदयग्राम करके शुरू किया है। अब हृदयग्राम में क्या है कि हम लोगों ने ब्लॉक सेलेक्ट किया और वहाँ के लोगों में इस बात को पहुँचाया कि देखिए एक ध्यान का कार्यक्रम है जो काफ़ी ज़रूरी है लोगों के संतुलित जीवन के लिए। तो हृदयग्राम अब लगभग हर ब्लॉक में एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा है, उसके थ्रू भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम योगा के लिए चल रहा है, योगा वॉलंटियर करके
आयुष मंत्रालय इसको देखता, उनसे जुड़ करके ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे गाँव में। तो कई सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे हम यहाँ जुड़ करके अपना बौद्धिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास कर सकते हैं, अपना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निश्चित रूप से अरुण जी, और कुछ और बातों पर आपका ध्यान डालना चाहूँ तो एक तरह से सरकारी तंत्र ने भी जो है काफी महसूस किया संस्था के योगदान को। तो अभी डाक टिकट जारी किया गया, खुद जो है प्रधानमंत्री जी का कान्हा में आना हुआ, दादी के साथ एक छोटा सा प्रसंग भी जो है काफी लोकप्रिय हुआ। देश की अस्मिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, तमाम संगठन हैं, उसमें हम अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रखें तो उसके भी प्रमुख आए। राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम अभी लगा हुआ है जिसमें विश्व के लगभग तमाम अन्य स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लोग इकट्ठे होंगे। तो कुल मिलाकर के एक परिदृश्य दिखता है कि जो आज का दौर है इसमें पूरा विश्व एक सरकार, एक सत्ता, एक जीवन शैली की ओर जाता हुआ, और वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से संचालित होता हुआ, जैसा कि पुरानी भविष्यवाणी सत्य का उदय में बाबूजी ने कहा कि अगली जो सत्ता होगी, अगला जो विश्व होगा, वो आध्यात्मिकता से संचालित होगा। तो क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा पूर्वाभ्यास होता है कि धीरे धीरे एक तीव्र बदलाव की ओर है समाज, जब आप इतनी बड़ी संख्या में आंख बंद किए हुए युवा वर्ग को देखते हैं, अलग अलग देश के तमाम सारी जो भिन्नताएं हैं, जातिगत भिन्नताएं हैं, जिसको आप ग्रामीण अंचल पर काफी महसूस करते होंगे कि किसी भी सामान्य पूजा कार्यक्रम में एक साथ लोगों को बैठा पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान के इस विधा द्वारा जो है सबको सम स्थान दिया जा सकता है और धीरे धीरे करके तमाम कुरीतियों को जो है इससे हटाया जा सकता है। साथ ही साथ भारत के साथ एक जो बड़ी विडंबना कहें कि हमने एक परंपरा छोड़ दी वैभव की, किस वजह से जीवन का एक पक्ष तो बहुत जो है सबल हो आध्यात्मिक, लेकिन भौतिक पक्ष निर्बल हो जाए। खैर ये ऐतिहासिक द्वंद्व का विषय है, लेकिन संस्था में शुरू से कहा गया कि मानव जीवन एक चिड़िया के दो पंखों की तरह से है, ये पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। भौतिक समृद्धि भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक समृद्धि भी होनी चाहिए, और तब जाकर के जो मानवता के गुण होते हैं वो व्यक्ति में परिलक्षित हो पाते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये चारी जी का एक बहुत पॉपुलर जो है कोटेशन हुआ करता था, और तमाम ऐसी बातें मास्टर की याद आती हैं। तो निश्चित रूप से आज की वार्ता प्रसंग में हम लोगों को काफ़ी आनंद आया, और साथ ही साथ जो नई युवा पीढ़ी है उनको निश्चित रूप से खोजी होना चाहिए। अक्सर मैं किसी संत की एक बात को कोट करता रहता हूँ कि देश में विवेकानंद की कमी नहीं है, नरेंद्र की कमी है। तो बच्चों में, बालकों में नरेंद्र बनने का भाव आना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, और जब आप जिज्ञासु होंगे तो प्रकृति अपने तमाम उत्तर आपके सामने रखती है, लेकिन सहज जिज्ञासा, कठोर श्रम के उपरांत। आज का विमर्श हम लोग यहीं पर विराम देते हैं इसको। अगली पर चर्चा फिर किसी शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर।